गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर है ना। आज अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल है ना, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन द फॉलोइंग सिस्टम है ना। लिखो भाई है ना, मेजरमेंट इज डन, मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डन इन टू वेज। एंगल का जो मेजरमेंट है वो दो तरीकों से किया जाता है, या दो सिस्टम होते हैं। तुम ऐसे सोचो कि जैसे तुमने देखा होगा कि जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको मेजर करने के लिए दो तीन कई यूनिट्स होती हैं। जैसे एक यूनिट होती है यार्ड, यार्ड सुने, गज, ठीक है ना, गज के हिसाब से नाप सकते हैं अपन। और मीटर होता है, मीटर, किलोमीटर, बहुत सारे होते हैं, मतलब इंचेस, फुट वगैरह, ये सब यूनिट्स हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही सेम होता है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। एक एंगल को अगर अपने को नापना है तो अपन डिग्री में और रेडियन में नाप सकते हैं। तो ये जो डिग्री मेजरमेंट है ना, डिग्री मेजरमेंट होता है, लिखो, टू परपेंडिकुलर लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे ये दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90। तो अगर इस एंगल को 90 बोला गया है, दो लाइंस के बीच का एंगल अगर 90 बोला गया है, अब लोग बोलते हैं कि 100 क्यों नहीं बोला है। तो भाई वो जिसने बनाया, जिसने इस यूनिट को बनाया, जिसने किलोमीटर को बनाया, उसने इसी को किलोमीटर लूँगा, एक किलोमीटर, उसकी इच्छा है मतलब। तो वैसे यहाँ पर जिस बंदे ने इस यूनिट को बनाया, जो साइंटिस्ट था जिसने इसको प्रपोज किया, उसने यही बोला कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच के एंगल को 90 लूँगा। और ऑफकोर्स फिर उसके बाद अपन ने इसको प्रोपोर्शनल पार्ट में बांट दिया है ना, यानी कि जैसे इसका आधा कर दें अपन। जैसे ये लाइन बनाई अपन ने, जो एंगल बाइसेक्टर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो 90 का आधा यानी कि ये 45, और ये भी क्या हो जाएगा, 45। और फिर ऑफकोर्स मतलब अगर अपन इसको 90 अलग अलग टुकड़ों में बांटें, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, 90 टुकड़े। अब ज़रूरी नहीं कि ये 90 बने, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 90 है ना, तो हर एक के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। अगर दो लाइनें हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच के एंगल को अगर 90 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटा जाए तो हर एक जो टुकड़ा है उसे क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री की डेफिनेशन ये होती है कि परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल 90 है, इसके 90 बराबर बराबर पार्ट कर दें तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लो। तो डिग्री मेजरमेंट जो है, लिखो कैसे अपन आए डिग्री मेजरमेंट पर। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, if two lines are perpendicular, the angle between the lines is 90 डिग्री। बालक 90 डिग्री को लिखने का तरीका ही होता है 90, और उसके ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट, एक छोटा सा गोला बना देते हैं। वो छोटे से गोले का मतलब है इशारों से लिखा हुआ है डिग्री। ठीक है, अथवा हमें जो है काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ जाता, ऐसे लिखना पड़ जाता डिग्री, तो इसी का शॉर्टकट बनाया गया कि इसको ऐसे लिख दें। ठीक है, तो 90 डिग्री ये होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। if divided into 90 equal parts, if divided into 90 equal parts, each part will be called 1 degree। ठीक है, उसको 1 डिग्री कहा जाएगा। तो पता चल गया 1 डिग्री क्या होता है। फिर इससे क्या है, अपने को बहुत सारे और फंडे क्लियर हो गए। अच्छा जी, ये 90 है, ओके, तो स्ट्रेट लाइन एंगल क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, और अगर क्या है, ऐसे कई बार ऐसे भी आता है ना, यूं करके कि आप तो यहाँ से यूं घूम करके आओ, ठीक है, और अगर ये 90 है तो इस वाले को क्या बोल देंगे, 270। ठीक है ना भाई, 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा, 270। और कई बार ये होता है कि ये यहीं से शुरुआत और फिर वापस घूम के इधर ही आओ, मतलब यूं करके यूं आओ, तो कितना हो जाएगा, 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं 360 डिग्री। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ है ना। पर अभी फिलहाल इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस इतना समझ लो कि हाँ, दो परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल 90 होता है। स्ट्रेट लाइन एंगल है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल जो है कितना हो जाएगा, 90 + 90, वो पता है अपने को 180 डिग्री, इतना पढ़ रखा है अपन ने। ठीक है, तो ये होता है डिग्री मेजरमेंट है ना। अब इसमें एक और तरीका होता है, एक और फंडा होता है जो एंगल को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है, लिखो, सेंस ऑफ एन एंगल। जैसे होता है ना, नॉन सेंस,
कॉमन सेंस है ना, वैसे ही एक एंगल का भी एक सेंस होता है ना। वो सेंस ये कि अगर मान लो एक रे है ना, रे है, यहाँ से शुरुआत है, और अगर अपन एक और रे बनाए उसकी भी शुरुआत यहाँ से है, ठीक है, और अगर अपन एंगल का मेजरमेंट करें यूँ करते हुए, अर्थात इस हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक पता है ना, क्लॉक कैसे घूमती है, टक 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 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो इस वाली चीज़ को है ना, यहाँ से यहाँ जाते हुए, यहाँ से यहाँ जाते हुए इसको क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, और यहाँ से यूँ जाते हुए इसे क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं ये कह रहा था कि अगर अपन शुरुआत इससे करें और जाएं इस तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो एंगल मेजरमेंट को कहा जाता है पॉजिटिव। ठीक है, लिख लो, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज पॉजिटिव, है ना बालक, ये बिल्कुल वैसा ही है कुछ, है ना। एक्चुअली मैथमेटिक्स में क्या, सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, सब चीज़ों का दूसरों से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। जैसे तुमने देखा होगा रियल लाइन पर, जैसे यहाँ 0 है तो तुम इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर जैसे ये रे है, इसके इस तरफ अगर तुम रे बनाने लग जाओगे, यानी कि तुमने ए से बनाया या ए से बनाया या ए से बनाया या ए से बनाया, तो ये सारे जो एंगल आएंगे, ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल, ये सारे एंगल्स को क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज पॉजिटिव, क्योंकि अपन इस वाइट रे से एंटी क्लॉकवाइज साइड में मेजर कर रहे हैं, इसीलिए सारे एंगल को माना जाएगा कि पॉजिटिव है। क्वांटिटी सेम है, यानी कि ये एंगल ए टिपिकल 45 डिग्री ऐसा कुछ हो सकता है, अनुमान से ये एंगल को 60 डिग्री, प्रोटेक्टर पर देख सकते हो, है ना, प्रोटेक्टर पर करीब करीब ये करीब 90 डिग्री आएगा, और आगे की तरफ बढ़ते जाओ, है ना। तो एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। आगे लिखो, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ठीक है, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज सेंस, है ना, क्लॉकवाइज सेंस इज नेगेटिव। अर्थात अगर अपन शुरुआत यहाँ से करें, है ना, ये रे है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, और अगर अपन इसके इस तरफ जाएं, है ना, ये वाला देख रहे हो, सेंस उल्टा हो गया, वो चोंच जो बनी है ना ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ चोंच के नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि यहाँ से वाइट से मुझे येलो तक आने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, घड़ी की टिक 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 ऐसे आएगी। और भी ले सकते हैं अपन इस टाइप से। तो इस एंगल का नाप तो भले ही है कितना, जैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो इधर वाला डिस्टेंस को क्या मान लो, अपने घर से अगर तुम चले इस तरफ तो इसको मान लो पॉजिटिव, है ना, भले 1 किलोमीटर कितने चले, 1 किलोमीटर, तो इसको 1 किलोमीटर बोलेंगे। पर अगर तुम घर से इस तरफ गए तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव, माइनस नेगेटिव 1 किलोमीटर। सेम यहाँ पर है कि अगर इस तरफ गए तो क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो ये वाला एंगल, इसका नाप भले दूरी भले इतनी है, कितनी, 30 डिग्री मान लो, पर बोलेंगे क्या, -30 डिग्री। ठीक है, ये वाले एंगल को बोलेंगे क्या, -60 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने डिग्री मेजरमेंट जाना और एंगल के एक सेंस के बारे में समझा कि सेंस क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। अपन आ गए रेडियन मेजरमेंट पर, है ना। तो रेडियन मेजरमेंट ये होता है, लिखो, रेडियन मेजरमेंट ये होता है, टेक अ सर्कल, ऐसे ही बस एक चीज बता रहा हूं, टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस r, टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल ले लो, सर्कल का रेडियस मान लो r है, ये सर्कल का रेडियस ले लिया r। लिखो, आगे लिखो, एंगल सबटेंडेड, SUBTENDED, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ ऑफ रेडियस r एट सेंटर
इज डिफाइंड एज 1 रेडियन। ठीक है भाई, तो कैसे, जैसे 1 किलोमीटर की परिभाषा क्या है कि अगर मैं इतना चला तो इसे बोलेंगे 1 किलोमीटर। तो वैसे एंगल इन रेडियन, भाई अपन तो यूनिट का एक चीज पकड़ लें कि 1 इंच इतना होता है, फिर उसके बाद 2 इंच, फिर 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, ऐसा जाएगा। तो वैसे 1 रेडियन अपन ने डिफाइन कर लिया। थोड़ा अंदाजे से सोचो, लग रहा है ना यहां से लेकर के यहां तक, है ना, ये जो धागे की लंबाई है, इस धागे की लंबाई कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक, रेडियस के बराबर। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और इस धागे की लंबाई जो आर्क पर पड़ा हुआ है, इसकी भी लंबाई कितनी है, आर। तो ये कहा जाता है कि जो एंगल है, ये अपन ने अभी इस चैप्टर में देखा ही था कि एंगल सबटेंडेड बाय पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखा था ना पिछले टर्न पे या 2 टर्न पहले। तो दिस इज द एंगल, है ना, ये वो एंगल है जो ये लाइन सेगमेंट सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पर। सिमिलरली ये जो आर्क है वो सेंटर पर है ना, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कौन सा एंगल है, ये वाला। तो इसे कहते हैं ये 1 रेडियन है। अब रेडियन को ऐसे लिखा जाता है 1 और ये छोटू सी। ठीक है, रेडियन का शॉर्टकट क्या होता है, सी, सबस्क्रिप्ट सी, सुपरस्क्रिप्ट सॉरी, है ना। डिग्री का क्या होता है, गोला, और इसका होता है सी। ठीक है, लिख लो। अभी दोनों में जो है, दोनों में अपन रिलेशन कैसे निकालें, तो ये बहुत बहुत सिंपल तरीका है कि अगर मान लो आर्क लेंथ की लंबाई है r, तो वो एंगल सबटेंड करता है 1 रेडियन एट सेंटर। ठीक है, आगे लिखो। भाई वही है, जैसे एक आम जो है वो कितने का है, 5 रुपए का, तो 2 आम कितने हो जाएंगे, 10 के, 3 कितने हो जाएंगे, 15 के। तो वैसे ही अगर आर्क लेंथ r है, वो रेडियन कितने रेडियन सबटेंड करता है, 1। तो अगर आर्क लेंथ की लंबाई को दुगना कर दूंगा 2r, तो एंगल भी क्या हो जाएगा एट सेंटर, 2 हो जाएगा। फिर दुगना चलूंगा तो 2 किलोमीटर, तिगुना चलूंगा तो 3 किलोमीटर। लिखो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ 2r, रेडियस नहीं 2r, विल बी टू रेडियन, है ना, ये बराबर हो जाएगा 2 रेडियन के। आगे बढ़ते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ ऑफ 3r, अगर आर्क की लंबाई 3r है तो कितना सबटेंड करेगा वो, 3 रेडियन। एंगल सबटेंडेड बाय 4r कितना हो जाएगा, 4 रेडियन। क्लियर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब अपन ने बचपन में एक बात पढ़ी थी कि जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 पाई r, है ना। लिख लो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.14, है ना। तो थोड़ा यहां पर ध्यान दो, है ना। अगर r है तो एंगल एट सेंटर कितना होगा, 1, 2r है तो 2, 3r है तो 3। और अपने को अगर एंगल सबटेंडेड बाय ये पूरा सर्कल, यहां से यहां तक ये पूरा सर्कल, ये क्या एंगल सबटेंड करा, ये वाला एंगल यहां से यहां तक। और अपन ने देखा था ये पूरा एंगल कितना होगा, 360, क्योंकि ये कितने 90 है, 4 90 है। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ 2 पाई r, भाई एक 2r के लिए 2, 3r के लिए 3, 4r के लिए 4, तो 2 पाई r के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करो, पाई कितना होगा, 3.14। तो 2 पाई का मतलब करीब करीब कितना है, अप्रोक्सीमेटली 6.28 है। इररेशनल नंबर होता है पाई, तो अपन ने इसको कंपेयर कर लेते हैं रैशनल से, अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, तो इससे अपने को एक आइडिया लगा कि एंगल सबटेंडेड बाय कंप्लीट सर्कल इज 2 पाई रेडियन। और अपने को पता है कि कंप्लीट सर्कल जो है वो एंगल क्या सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, 360 डिग्री। तो लिख सकते हैं इससे, लिखो देन 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन के। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये अपन ने उसमें ना ऐसे सोचो कि सेंटीमीटर और इंचेस में अपन ने रिलेशन निकाल लिया।
जैसे मेरे ख्याल से 2.54 सेंटीमीटर है ना, बराबर होता है 1 इंच के, है ना। तो 2 इंच किसके बराबर हो जाएगा? 5.08 है ना। 3 इंच कितना बराबर हो जाएगा? इसका तिगुना कर दो, 4 इंच, ऐसे, है ना। तो वैसे अपन ने क्या किया, फिलहाल तो इसका आधा कर दिया, तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई रेडियन, ठीक है। इससे अंदाजा लगा लो, हल्का हल्का सा आइडिया लग जाएगा। 180 डिग्री किसके बराबर है? 3.14 रेडियन के, यूनिटरी मेथड। तो अगर 3 रेडियन 180 के बराबर है तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180/3। 3 से डिवाइड कर लो, ऐसे सोच लो। 180 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3.14। अंदाजे से करीब करीब कितना आएगा? 60। अंदाजे से करीब करीब 60 है ना, पर होता है एग्जैक्टली कितना है? 57 होता है ना। लिख लो, है ना। तो ये याद रखना है अपने को, ये वाली बात याद रखनी है कि 1 रेडियन जो है वो करीब करीब 57 डिग्री होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अपन कुछ और एंगल जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपन याद करने की कोशिश करेंगे, और सारे फंडे यहाँ से है ना, इसको भी हाईलाइट कर लो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पाई रेडियन 180 डिग्री, इसका आधा कर दिया तो पाई/2 कितना होगा? 90। शाबाश, है ना। पाई/2 जो है बराबर होगा 90 डिग्री के। पाई/3 कितना होगा? 3 से डिवाइड कर दो। पाई/4 कितना होगा? 45। शाबाश। पाई/6 कितना होगा? 30, है ना। पाई/12 कितना होगा? 15 डिग्री, है ना। पाई/15 कितना होगा? 12 डिग्री, ठीक है। पाई/18 कितना होगा? 10, ठीक है ना। पाई/5 कितना होगा? 36 डिग्री। क्लियर है। 2π/5 कितना होगा? 2π/5 हो जाएगा 72। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आती हैं ना, बाद में देखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट है ना, आगे काम आएंगे। अब इससे अपन एक और फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हैं इसी चीज़ से, कि भाई डेफिनेशन ये थी कि आर्क लेंथ है ना, तो आर्क लेंथ को अपन ने मान लिया L। देखो यहीं पर लिख लो, यहीं पर लिख लेते हैं। चलो यहाँ लिख लो, है ना, यहाँ लिख लो। रिलेशन बिटवीन arc length and angle subtended at center। क्या रिलेशन होता है आर्क लेंथ में और जो आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल एट सेंटर? जैसे मान लो अपन यहां से देख सकते हैं कि अगर एंगल इन रेडियन है 2, ठीक है, तो 2 रेडियन के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ कितना आएगा? 2r। 3 रेडियन के लिए कितना आएगा? 3r। 4 के लिए कितना आएगा? 4r। तो थीटा के लिए कितना आएगा? अगर मान लो एंगल सबटेंड कर रहा है कोई आर्क लेंथ थीटा, तो आर्क लेंथ कितना होगा उसका? r थीटा। अरे भाई अगर एंगल ये है तो आर्क लेंथ कितना होता है? 2r। अगर एंगल 3 रेडियन है तो आर्क लेंथ कितना होता है? 3r। अगर एंगल ये है तो आर्क लेंथ कितना होता है? 4r। तो एंगल अगर थीटा है तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? r थीटा, ठीक है। आर्क लेंथ को थोड़ी देर के लिए अपन ने मान लिया l, तो l कितना हो जाएगा? r थीटा, है ना। इसको हाईलाइट कर लो, l बराबर है r थीटा। तो थीटा जब 2π होगा तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? 2πr। वैल्यू पुट करते जाएंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। l बराबर होता है r थीटा के। थीटा यहाँ पर क्या है? इन रेडियन। r इज रेडियस ऑफ सर्कल, l इज आर्क लेंथ, ठीक है, सर्कल का आर्क लेंथ है, ठीक है भैया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। रेडियन मेजरमेंट के बारे में भी अपन ने सब जान लिया। डिग्री मेजरमेंट देख लिया अपन ने सब, है ना, रिटन एज 1 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स, ये थोड़े एंगल देख लो, ये समझा दिया मैंने। ये 360 होता है, स्ट्रेट लाइन 180 होता है। ये अगर थोड़ा और 90 कितना आएगा? 270।
ये थोड़ा और अगर अपन चक्कर काट के वापस आ जाए, मतलब घूम करके 360 तक तो यहीं पर है भाई, यहाँ से शुरुआत करी और घूम करके वापस यहाँ आ गए तो क्या 360, और बढ़ते गए अपन एंटी क्लॉकवाइज में और इधर आ गए तो 360 और वापस ये कितना हो जाएगा 90, तो 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा 450। ये माइनस बता दिया, पॉजिटिव है ना नेगेटिव, ऐसे रेडियन मेजरमेंट भी समझा दिया है ना, ये सब बता दिया। इसने क्या है आर्क लेंथ 1 लिया है, रेडियस 1 लिया है, पर अपन ने जनरल बोल दिया है ना, जनरल किसी भी आर्क के लिए बोल दिया, तो अपना भी सही है इसका भी सही है। इफ एंगल ये बता दिया अपन ने, नो द सर्कमफ्रेंस पता है अपने को, ठीक है ठीक है। अपन एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पर आते हैं है ना, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, इन फिगर AOC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल इन आर्क AXB, ये आर्क की बात कर रहा है, यहां से यहां तक की जो दूरी है उसकी बात कर रहा है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क BYC, और BYC का जो आर्क है उसका ये आर्क है आधा है, फाइंड एंगल BOC, तो एंगल BOC बताना है ना, ये वाला एंगल अपने को बताना है, ठीक है। तो आर्क जो है भाई बेसिकली क्या है, ये आर्क है ना AXB, ये आर्क क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, लिखो भाई पहले तो सवाल, ये इनकम्प्लीट सवाल है, इसमें लिखो OS सेंटर, सवाल पूरी तरह ठीक नहीं है, इसमें ये मेंशन नहीं है O सेंटर है, जबकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि O सेंटर है। हाँ मैं कह रहा था AXB आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसका नाम क्या है, आगरा O और B, ठीक है, और जो आर्क BYC सबटेंड कर रहा है सेंटर उसका नाम क्या है COB, ठीक है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि आर्क लेंथ जो है L इज इक्वल टू R थीटा है ना, भाई जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे आर्क लेंथ बढ़ता जाएगा, तो अगर मान लो आर्क लेंथ की लंबाई जो है, R तो क्या रहता है फिक्स रहे, रेडियस तो फिक्स है वहां पर, एक ही सर्कल की बात कर रहे हैं अपन, तो अगर जो है आर्क लेंथ में डबल कर दूंगा तो थीटा भी क्या हो जाएगा डबल, फिर डबल थीटा तो डबल L, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या कहा है कि आर्क लेंथ और उसमें रिलेशन क्या है आधा, तो इसका मतलब क्या होगा, लिखो एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC, क्लियर है बात, ठीक है ना। क्या होता क्या है बेसिकली, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं वैसे वैसे ये चीज भी बढ़ती जा रही है, उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में, यानी कि लेट्स से भाई एक ट्यूबलाइट से जो रोशनी है, ठीक है, वो मान लो कुछ है, एक ट्यूबलाइट से एक कमरा जगमगा जाता है, तो 2 ट्यूबलाइट से कितने कमरे जगमगा जाएंगे 2, 3 ट्यूबलाइट से कितने 3, तो इस बात को कहते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक के लिए ये, 2 के लिए ये, 3 के लिए। वैसे ही अगर आर्क लेंथ आधा है तो एंगल एट सेंटर कितना हो जाएगा आधा, अच्छा ये आ गया। अब अच्छा अपने को ये पता है कि ये एंगल है ना और ये एंगल, इन दोनों से क्या बन रहा है स्ट्रेट लाइन, तो यानी कि दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180, इसको लिखते हैं अपन एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना आएगा 180, क्या ज्ञात करना है BOC है ना, ये पता करना है, तो इसको क्या लिख लिया अपन ने AOB को हाफ ऑफ BOC, तो हाफ ऑफ एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना है 180, तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एंगल BOC इज इक्वल टू 180 है ना, तो 1/2 प्लस 1 कितना आएगा 1.5, 3/2 कर लोगे कितना आ जाएगा, इंटू कर देना 2/3, 180 इंटू 2/3 कितना आएगा 120 ना, तो आंसर आ जाएगा 120, ठीक। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पलर का, भाई इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ना, ये अपने को याद रखना है ना, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। Prove that among all the chords of circle passing through given point inside the circle, that one is smallest which is perpendicular to the diameter passing through the point. बनाते हैं इसके लिए डायग्राम। क्या कह रहा है, जैसे एक सर्कल है, Prove that among the chords of a circle passing through given point, बहुत सारे कॉर्ड हैं एक पॉइंट से पास होने वाले, कितने होंगे इनफाइनाइट, तो अपन ऐसा करते हैं एक कॉर्ड बना लेते हैं, जैसे ये कॉर्ड है, एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट से पास होने वाला एक कॉर्ड बना लिया। अभी कह रहा है प्रूव दैट अमंग ऑल द कॉर्ड्स ऑफ
circle passing through given point inside the circle, that one is smallest which is perpendicular to the diameter passing through the. कॉर्ड की लंबाई सबसे छोटी होगी, है ना, ठीक है भाई। अच्छा एक और बना लेते हैं, फिलहाल अपन 2 ही बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, ठीक है, ओके। ध्यान से देखना, अब मैं जो कॉर्ड बना रहा हूँ ना, वो कॉर्ड इस तरह से बना रहा हूँ कि वो कॉर्ड जो है उसका ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाए, मिड पॉइंट, ठीक है। तो मैं ऐसा बना रहा हूँ, यहाँ से बनाना पड़ेगा ताकि मिड पॉइंट आए, ओके, ठीक है। तो अपन ने एक कॉर्ड बनाया पी क्यू और उसका पॉइंट ले लिया एम, है ना, और ये बना दिया आर एस, ठीक है। और इस तरह से बनाया है कि एम क्यू और पी एम बराबर है। लिखो यहाँ पर, all the chords of circle passing through given point inside the circle, that one is smallest which is perpendicular to the diameter which is, ये chord है ना diameter के perpendicular है, passing through the point, तो इस point से पास होने वाला diameter, तो इस point से पास होने वाला diameter, तो इसका center मार्क कर लेते हैं। वैसे तो ये पूरी लाइन बनानी चाहिए, बना देते हैं पूरी लाइन। तो ये वो diameter है, ये वो diameter है जो इस point से पास कर रहा है, ठीक है। बना लो, ये डायग्राम पूरा कर लो। क्या कह रहा था, एक बार फिर पढ़ते हैं। प्रूव दैट अमंग ऑल द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, इन सभी कॉर्ड, इन दोनों कॉर्ड में, फिलहाल तो इन 2 में, बाकी बाद में देख लेंगे अपन। इनसाइड द सर्कल पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट है ना, दोनों इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। दैट वन इज स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटा होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ये वो कॉर्ड है जो इसके परपेंडिकुलर है। क्योंकि मिड पॉइंट क्यों लिया अपन ने, क्योंकि कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर अपन सेंटर से जोड़ते हैं तो डेफिनेटली वो जो लाइन है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि मीडियन ऑफ इस टाइप से जो मीडियन होता है वो क्या होता है, एल्टीट्यूड भी होता है। अच्छा, और अपन ने ऐसा किया, इस पॉइंट से, है ना, इस कॉर्ड आर एस पर भी परपेंडिकुलर डाला, ठीक है बालक, क्या किया, इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला। ये ध्यान रहे क्योंकि ये पॉइंट आर एस का मिड पॉइंट नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है वो ये तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा, है ना। यहां पर बना दिया अपन ने। अब आगे क्या करेंगे, नहीं बन गया ट्राइंगल जो बनाना था, इसको बोल दें पी क्यू आर एस एम एन बोल दिया। हाँ, बस एक लाइन में तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, वो बोल दो मुझे, ताकि मेरे कान तृप्त हो जाएं। बस बोलो, क्या, अरे नहीं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, पढ़ो सवाल को, पढ़ो क्या कह रहा वो। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, शाबाश। अब तो कुछ बोलो। शाबाश, बोलो बोलो। हाँ, सी बोलो महारथी, थोड़ा जोर से बोलो। सी एम क्या, अरे सी एम, हाँ आगे तो बोलो। शाबाश, किससे, सुनाई नहीं दे रहा। अरे एम एन नहीं बोलना है भाई, मैं जानता हूं कि एम एन भी होगा, पर बोलना सी एन है। ये जो है इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, पर बोलना सी एन है। हाँ, अब आगे, अब तो खत्म ही हो गया सवाल। पढ़ो एक बार फिर पढ़ो, तुम तो 2 बार पढ़ो सवाल को। क्या कह रहा है, कॉर्ड की लंबाई के बारे में कुछ कमेंट करना है, तो ये कह रहा है कौन सा कॉर्ड छोटा होगा, ये कह रहा है ये पी क्यू कॉर्ड जो छोटा है ना। लिख लो यहां पर, शो दैट पी क्यू छोटा है किससे, पी क्यू बड़ा है क्या,
prove that among all the chords of circle passing through given point inside the circle the one is smallest which is perpendicular to the diameter. भाई ये छोटा है, पी क्यू किससे छोटा है, आर एस से. हाँ ये प्रूव करना है अपने को. अरे पिछली टर्न पे तो देखा था कि अगर जो है कॉर्ड जितना सर्कल के पास होगा उतनी उसकी लंबाई क्या होगी, ज्यादा. अरे याद आ रहा है, ठीक है ना. अगर कॉर्ड की दूरी सेंटर से, दो कॉर्ड हैं उनकी दूरी सेंटर से अगर बराबर है तो कॉर्ड की लंबाई क्या होगी, सेम. और अगर कॉर्ड जितना दूर करते जाओगे, अरे थोड़ा फील करो ना भाई, कॉर्ड जितना सेंटर के पास होगा तो क्या हो जाएगा, डायमीटर. और डायमीटर क्या होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड. और कॉर्ड अगर जितना दूर कर दोगे सर्कल से, देख रहे हो बिल्कुल दूर कर दिया, तो कॉर्ड की लंबाई क्या हो जाएगी, चिन्नी मुन्नी सी, छोटी सी. तो इसका मतलब क्या है, जितना पास होगा सेंटर के, ठीक है, उतना क्या होगा कॉर्ड बड़ा. हाँ तो बताओ अभी फिलहाल अपन क्या देख रहे हैं, अभी अपन देख रहे हैं पी क्यू कॉर्ड का दूरी सेंटर से जिसका नाम है सीएम, और अपन देख रहे हैं कॉर्ड आर एस, उस कॉर्ड का दूरी देख रहे हैं अपन सेंटर से विच इज सीएन. और अपन ने ये पाया कि ये कॉर्ड जो ज्यादा दूर है, कौन सा कॉर्ड, पी क्यू कॉर्ड. तो पी क्यू कॉर्ड ज्यादा दूर है तो उसकी लंबाई क्या होगी, कम. एग्जैक्टली. तो सीएम अगर जो है बड़ा है सीएन से, तो यहां से अपन ये कह सकते हैं, लिखो क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज, बोलना, पी क्यू लेस देन आर एस. ठीक है, काम खत्म. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जनरलाइज कर देते हैं इस बात को. तो देखो बालक, इस पॉइंट से पास होने वाले बहुत सारे कॉर्ड होंगे. फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्ड, ये अपन ने कॉर्ड बनाया, ठीक है. अब क्या होगा कि जब हम इस सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा. 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आएगा. क्लियर है. और ये दूरी, इस दूरी और इस दूरी में हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ज्यादा. हमेशा क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज. और अगर अपन यूं करके भी ट्राइंगल बनाएं, फिर परपेंडिकुलर डालें, तो इस ट्राइंगल में भी ये दूरी और ये दूरी है ना, ये दूरी क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या, परपेंडिकुलर. तो ये दूरी क्या होगी, ज्यादा. क्लियर है. तो हर बार जितने भी ट्राइंगल्स अपन बना रहे हैं उनमें ये तो बन जाता है परपेंडिकुलर और ये बन जाता है हाइपोटेन्यूज. तो क्लियरली हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोई भी परपेंडिकुलर लाइन का, ट्राइंगल का साइड. तो इस वजह से क्या होगा कि हमेशा सीएम इससे बड़ा आएगा. तो जब ऐसा होगा तो पी क्यू क्या हो जाएगा, कम. हेंस प्रूव्ड. ठीक है ना. और मिड पॉइंट की कंडीशन यही होती है, मिड पॉइंट या परपेंडिकुलर दोनों सेम आते हैं इस वजह से. ठीक है भाई, लिख लोगे अपने शब्दों में, है ना, लिख लेना. भाई अगला जो है होमवर्क आ गया अब तुम्हारा, है ना. ये होमवर्क करना है अपने को, अगली टर्न पे अपन डिस्कस करेंगे. 10.4 है ना, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली टर्न पे डिस्कस करते हैं ना. बाय.